अब बात 1 मिनट एक खबर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन करेंगे। आज प्रधानमंत्री 3 दिवसीय मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन करेंगे। 2 से 4 मार्च तक चलने वाले समिट की शुरुआत प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे और 3 दिनों तक ये पूरा समिट डिजिटल माध्यम से ही आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में 24 साझेदार देश शामिल होंगे। साथ ही भारतीय दूतावास के जरिए उन 56 देशों को आमंत्रित किया गया है जिनकी सीमाएं समुद्र से लगी है। कार्यक्रम में करीब 20,000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। MIS 2021 के दूसरे संस्करण में 400 से अधिक परियोजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि इस क्षेत्र में आज पूरी दुनिया भारत में निवेश करना चाहती है। बहुत उत्साह का माहौल है और विश्व इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हमारे लोकल इन्वेस्टर भी उत्साह से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सभी मेरे कोस्टल स्टेट भी उसके साथ जुड़ रहे हैं। बीते साल 12 अक्टूबर को मुंबई में हुए ग्रिड फेलियर के पीछे चीन का हाथ होने का शक जताया जा रहा है। बीते वर्ष मुंबई में 12 अक्टूबर के दिन अचानक बिजली चली गई थी, जिससे घर, सरकारी और निजी कार्यालय समेत रेल यातायात तक प्रभावित हुआ था। उस समय इसे ग्रिड फेलियर के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब आशंका जताई जा रही है कि इस फेलियर के पीछे चीन का हाथ हो सकता है। अमेरिका की कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर नेटवर्क ने अपनी एक रिपोर्ट में यह आशंका जताई है। कंपनी की रिपोर्ट में कहा गया है कि अलग अलग देश की कंपनी ने MSB के सर्वर पर लॉगिन के अटेम्प्ट किए। यही नहीं, 8 DB डेटा अनअकाउंटेड फॉरेन सर्वर्स पर गए। इस काम के लिए चीन के शैडो पैड नाम के मालवेयर वायरस पर शक जताया जा रहा है। शैडो पैड के जरिए बिजली आपूर्ति सिस्टम में प्रवेश करके आपूर्ति ठप करने की साजिश की गई। आशंका है कि चीन के हैकर्स अक्टूबर महीने में भारत के पावर ग्रिड IT कंपनियों पर कई बार साइबर अटैक कर चुके हैं। रिकॉर्डेड फ्यूचर नेटवर्क एनालिसिस कंपनी इंडिकेशन दिया है शायद चाइना ने ये काम किया हो। मुंबई ग्रिड फेलियर के बाद अब चीन भारतीय वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को भी निशाना बनाने की फिराक में है। साइबर इंटेलिजेंस फर्म यानी साई फार्मा के हवाले से ये जानकारी मिली है कि चीन के हैकर्स ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन बनाने वाली 2 कंपनियों को अपना निशाना बनाया है। इन दोनों कंपनियों की बनाई वैक्सीन देश में 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण कार्यक्रम में इस्तेमाल की जा रही हैं। सिंगापुर और टोक्यो स्थित गोल्डमैन सैक्स समर्थित साई फार्मा की रिपोर्ट के अनुसार चीन के हैकर्स के समूह APT10 ने भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनियों यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के IT इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर में खामी और कमजोरी की पहचान की है। चीन के हैकर्स का मुख्य उद्देश्य इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराना और भारतीय दवा निर्माता कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करना था। चीन के हैकर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक के अलावा पतंजलि और एम्स को निशाना बना रहे हैं। भारत के अलावा जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली और जर्मनी समेत 12 देश इन हैकर्स के रडार पर हैं। आज देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कोरोना का टीका लगवाएंगे। सोमवार को देश में वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह एम्स पहुंचकर कोरोना वैक्सीन लगवाई, जिसके बाद आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के सभी जज और उनके परिवार के सदस्य भी आज कोरोना का टीका लगवाएंगे। इस टीकाकरण अभियान में सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी अपने परिवार के साथ शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अदालत परिसर में एक टीकाकरण सुविधा की व्यवस्था की है। न्यायाधीशों और उनके परिवारों के पास सर्वोच्च न्यायालय परिसर या सरकार द्वारा सूचीबद्ध किसी भी अस्पताल में जाकर कोरोना का टीका लगवाने का विकल्प है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने कहा है कि टीकाकरण की लागत केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही होगी। पश्चिम बंगाल के शारदा स्कैम मामले में TMC नेता कुणाल घोष को ED ने पेश होने का नोटिस जारी किया है। पश्चिम बंगाल चुनावों से पहले एक बार फिर शारदा स्कैम TMC के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। दरअसल इस मामले में ED ने TMC नेता कुणाल घोष को नोटिस भेजा है। नोटिस के मुताबिक कुणाल को आज ED के सामने पेश होना है। ED नोटिस का जवाब देते हुए कुणाल घोष ने कहा कि वो ED के समक्ष आज पेश होंगे।
शारदा चिटफंड घोटाले की शुरुआत साल 2000 में हुई। उद्योगपति सुदीप्तो सेन ने इस ग्रुप की स्थापना की थी। सुदीप्तो ने इस ग्रुप के तहत 4 से 5 प्रमुख कंपनियों के अलावा 239 कंपनियां बनाई। इन कंपनियों ने 3 तरह की स्कीमें, फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट और मंथली इनकम डिपॉजिट चलाई गई। इन स्कीमों के जरिए जमाकर्ताओं को निवेश के बदले 25 गुना ज्यादा रिटर्न देने का वायदा किया गया, जिस पर लोगों ने भरोसा करके निवेश कर दिया। मगर बाद में जब जनता ने अपने पैसे मांगे तो कंपनी देने से मुकर गई। उधर पश्चिम बंगाल सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सरकार ने चुनाव के ठीक पहले शारदा चिटफंड घोटाला मामले में आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार के खिलाफ अवमानना याचिका को फिर से खोलने को लेकर सवाल उठाया है। बंगाल चुनावों से पहले ही कांग्रेस में आईएसएफ गठबंधन को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल चुनावों में वाम मोर्चे के साथ साथ कांग्रेस पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ से भी गठबंधन को लेकर विचार कर रही है। हाल ही में कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में वाम मोर्चा कांग्रेस की संयुक्त रैली में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी शामिल हुए थे, लेकिन इस बात को लेकर पार्टी के कुछ नेता असहमति जता रहे हैं। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने ट्वीट किया है, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती है। हमें हर सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है। उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों पर कांग्रेस कार्य समिति में चर्चा होनी चाहिए थी। आनंद शर्मा के ट्वीट के जवाब में पार्टी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए और कहा कि वो एक राज्य के प्रभारी हैं और बिना किसी अनुमति के अपने दम पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं। पश्चिम बंगाल चुनावों पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने जी न्यूज से बातचीत की। पश्चिम बंगाल चुनावों पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने जी न्यूज से बात की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि बंगाल चुनाव में मुकाबला 2 पार्टियों के बीच नहीं बल्कि त्रिकोणीय है। 3-4 महीने से कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी जिस ढंग से नए सिरे से पूरा ताकत लेकर उभर रहे हैं, आज ये बोली बदल गई। ये जो नैरेटिव पहले दिया जाता था वो नैरेटिव बदल गई और इसलिए मैं कहता हूं ये त्रिकोणीय होगी। साथ ही उन्होंने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बंगाल की बेटी के नारे पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये कैसी बेटी है जिसके राज में बेटियों की तस्करी होती है। उसी बंगाल में आपको मैं जानकारी के लिए कह रहा हूं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महिलाओं को तस्करी होती है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बंगाल चुनावों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ देने की बात कही है। पश्चिम बंगाल चुनावों में टीएमसी को ताकत देने के लिए अब आरजेडी भी आ गई है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वो बंगाल चुनावों में ममता दीदी के लिए जान लगा देंगे। उन्होंने कहा कि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का भी यही फैसला है कि ममता बनर्जी को पूरा समर्थन दिया जाए। लालू जी का भी निर्णय जो है वो आदरणीय ममता जी को फुल सपोर्ट का है, मदद करने का है। इसमें हमसे जो बल है, जो हमारी ताकत बंगाल में है या जो बिहार के लोग यहाँ रहते हैं, हमारी जहां भी जरूरत पड़े हम ममता जी के साथ खड़े रहेंगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर वादा तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सका है। बीजेपी का मतलब क्या है? बड़का झूठा पार्टी। अब तक जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे पाए, विशेष पैकेज नहीं दे पाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये समय मूल्यों, भाईचारे, भाषा और सभ्यता को बचाने का है। पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर पंजाब का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल में फिलहाल ममता दीदी के लिए चुनावी रणनीति तैयार कर रहे प्रशांत किशोर जल्द ही पंजाब की ओर अपना रुख करेंगे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक ट्वीट कर ये बताया कि प्रशांत किशोर उनके साथ मुख्य सलाहकार के तौर पर जुड़ रहे हैं। ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि प्रशांत किशोर ने मेरे प्रधान सलाहकार के तौर पर ज्वाइन किया है। पंजाब के लोगों की भलाई के लिए एक साथ काम करने को तत्पर हूँ। हालांकि प्रशांत किशोर साल 2017 के पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान भी कांग्रेस के साथ काम कर चुके हैं। उन चुनावों में कांग्रेस को 117 में से 77 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और साल 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए साल भर से भी
कम का समय रह गया है। शायद यही वजह है कि एक बार फिर पंजाब के सीएम को प्रशांत किशोर की जरूरत है। फिलहाल प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति बना रहे हैं। 2019 में प्रशांत किशोर ने आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस के लिए रणनीति बनाई थी। इन चुनावों में 175 में से 151 सीटों पर शानदार जीत मिली थी। मौसम विभाग का कहना है कि मार्च से मई के बीच कई राज्यों में मौसम में उतार चढ़ाव होने की संभावना है। मौसम विभाग का मानना है कि इस बार उत्तर और दक्षिण के मौसम में काफी उतार चढ़ाव महसूस किया जाएगा। विभाग के मुताबिक मार्च से मई के बीच कुछ राज्यों में ज्यादा तो कुछ राज्यों में सामान्य गर्मी पड़ेगी। विभाग के मुताबिक पूर्व भारत, उत्तर भारत, पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में मौसम गर्म रहेगा। यहाँ दिन का तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है, जबकि दक्षिण और उससे सटे मध्य भारत में मौसम सामान्य रहेगा। यहाँ दिन का तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। दक्षिण प्रायद्वीप, समीपवर्ती मध्य भारत और अधिकतम उपसंभागों में यही हाल होगा। यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। जनवरी में आपको ठंड थी और फरवरी में अचानक टेम्परेचर शूट अप हुआ है और 30 डिग्री। तो ये तो अब हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि स्प्रिंग एज ए सीजन अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है। राजधानी दिल्ली में फरवरी में तो इतनी गर्मी पड़ी कि 120 सालों का रिकॉर्ड ही टूट गया। सूरत में एक अपार्टमेंट में आग लगने के बाद वहां के लोगों ने किस तरह अपनी जान बचाई, आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, जहां लोग एक खतरे से बचने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। ये घटना सूरत की है, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से एक अपार्टमेंट में आग लग गई और उसके बाद वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद वहीं रहने वाले लोगों ने खुद ही रेस्क्यू शुरू कर दिया, लेकिन ये जानलेवा साबित हो सकता था। फायर फाइटर मौके पर पहुंच चुके थे, लेकिन उससे पहले ही ये लोग चौथी मंजिल से खिड़कियों के जरिए दूसरी मंजिल तक जाने लगे। आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग बिल्डिंग के बाहर लगे पाइप के जरिए दूसरी मंजिल के एक अपार्टमेंट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग शोर मचा रहे हैं और लगातार ऐसा ना करने की हिदायत दे रहे हैं, लेकिन आग के सामने ये खतरा उठाना इन लोगों को जायज लग रहा है। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद थीं। कुछ देर बाद आग को काबू कर लिया गया, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए इस तरह का जोखिम उठाना इस हादसे को और बड़ा कर सकता था। यातायात के नियमों को तोड़ने के लिए पुलिस है, लेकिन अगले 1 मिनट में नियमों को तोड़ने वाली पुलिस आपको दिखाते हैं। अपनी दोस्ती की मिसाल देते हुए इन दो लोगों को देखिए। इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ये दोस्ती सचमुच कितनी गहरी है, लेकिन इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वीडियो हाईवे पर बनाया जा रहा है। सड़क पर सरपट दौड़ती बाइक है और खाली हाईवे, लेकिन सबसे जरूरी चीज हाईवे पर नहीं है, वो है बाइक चलाने वालों की नजर। यानी दुर्घटना होने का 100% चांस है। थोड़ा और गौर से देखिए तो पता चलेगा कि इनमें से एक दोस्त यूपी पुलिस के हैं। इनका नाम है सिपाही अजीत सोलंकी और ये कल्याणपुर थाना क्षेत्र के आवास विकास 3 में तैनात हैं। खैर गनीमत रही कि हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस तरह वीडियो बनाकर आखिर यूपी पुलिस के ये सिपाही कौन सा संदेश देना चाहते हैं। एक बार को बस ये सोचिए कि अगर यही कोई आम आदमी करे तो अब तक बाइक किसी थाने की शोभा बढ़ा रही होती और आम आदमी की पीठ पर चालान की मार पड़ रही होती।